सभी को मेरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है परिकल्पना के स्रोत। इससे पूर्व हमने परिकल्पना का अर्थ, परिभाषाएं और परिकल्पना की विशेषताओं पर चर्चा की थी और आज हम चर्चा करेंगे परिकल्पना के स्रोत। अर्थात सामाजिक अनुसंधान से पूर्व जब हम परिकल्पना करते हैं तो परिकल्पना के स्रोत कौन कौन से हैं, अर्थात कहाँ कहाँ से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम परिकल्पना करें, कौन कौन से वो स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमें परिकल्पना करने की प्रेरणा मिलती है। फर्स्ट है समस्या से संबंधित साहित्य का अध्ययन। जो भी हमारी समस्या है, चाहे वो धार्मिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो और समाज के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, किसी भी क्षेत्र की कोई भी जो समस्या है तो उस समस्या से संबंधित साहित्य का अध्ययन करके हम परिकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। जो भी समस्या है, समस्या से संबंधित जो भी साहित्य उपलब्ध है, चाहे वो मार्केट में हो या लाइब्रेरी में हो या ऑनलाइन मटेरियल हो, तो उस लिटरेचर का हम अध्ययन करके परिकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारी सामाजिक समस्या होगी तो उस समस्या से संबंधित जो साहित्य होगा उस साहित्य का हम अच्छे से अध्ययन करेंगे, गहनता से अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात हमें ये आइडिया हो जाएगा कि परिकल्पना का निर्माण कैसे किया जा सकता है। तो इस प्रकार से समस्या से संबंधित साहित्य का अध्ययन करके हम परिकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है विज्ञान। तो विज्ञान से प्रतिपादित सिद्धांत परिकल्पनाओं को जन्म देते हैं। अर्थात जो भी सिद्धांत हमारी समस्या से संबंधित सिद्धांत हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का अध्ययन करके, उन सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करके, गहराई से उन सिद्धांतों को जानकर हम परिकल्पनाओं को बना सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हम किसी हमारी जो समस्या है उस समस्या से संबंधित जो सिद्धांत दिए हुए हैं पूर्व में विद्वानों के द्वारा, तो उन सिद्धांतों का अध्ययन करके हमें ये आइडिया हो जाता है कि परिकल्पना का निर्माण कैसे करना है, किस प्रकार की परिकल्पना बनानी है। नेक्स्ट है संस्कृति। संस्कृति के माध्यम से भी परिकल्पना का निर्माण होता है। किस प्रकार से कि जैसे प्रत्येक समाज में अलग अलग प्रकार की संस्कृतियाँ पाई जाती हैं और प्रत्येक संस्कृति सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों में एक दूसरे से भिन्न होती है। तो ये भिन्नता का आधार अनेक समस्याओं को जन्म देता है और जब इन समस्याओं से संबंधित चिंतन किया जाता है तो परिकल्पनाओं का जन्म होता है। आप देखिए, इसे हम समझेंगे टॉपिक टू टॉपिक कि जो भी समाज में संस्कृति पाई जाती है तो संस्कृति सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों में एक दूसरे से भिन्न होती है। कि जैसे जो भिन्न भिन्न जो धर्म हैं हमारे भारत देश में या विश्व के किसी भी देश में, तो उन विभिन्न धर्मों में विभिन्न संस्कृति पाई जाती है और उन संस्कृतियों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे किसी समाज में जो सामाजिक मूल्य हैं वो अलग तरह के होते हैं, दूसरे समाज में जो सामाजिक मूल्य हैं वो भिन्न दूसरे प्रकार के होते हैं। इसी तरह की जो सांस्कृतिक मूल्य हैं वो भी अलग अलग संस्कृति और अलग अलग समाजों में अलग अलग होते हैं। इसका हम एक उदाहरण, जैसे आप लोगों ने देखी होगी पीके मूवी है बॉलीवुड की, तो उस पीके मूवी में जो आमिर खान है जो विभिन्न समाजों की जो सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य हैं उनको वो देखता है और वो किस प्रकार से कंफ्यूज होता है कि एक ही जो समस्या है वो अलग अलग समाजों में अलग अलग रूप में प्रदर्शित की जाती है। जैसे किसी समाज में जो विधवा है वो सफ़ेद कपड़े पहनती है और दूसरे समाज में है जो वो दूसरे कलर के कपड़े पहनती है। तो इस प्रकार से वो कंफ्यूज होता रहता है कि वास्तविक रूप से सत्य क्या है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो संस्कृति हैं उनके सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य अलग अलग होते हैं। तो और ये जो अलग अलग मूल्य होते हैं अलग अलग संस्कृतियों में, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्य, तो ये इनमें जो भिन्नता होती है ये जो भिन्नता का आधार है, इन्हीं भिन्नता के आधार पर ही अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याओं का जन्म होता है। कि एक समाज तो कहता है कि साहब
समाज में ऐसा होता है तो ये सही होता है, दूसरा समाज उसी बात का विरोध कर देता है कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं का जन्म इन कारणों से होता है। तो जब इन समस्याओं से संबंधित चिंतन किया जाता है, मनन किया जाता है, तो हम परिकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार से संस्कृति भी परिकल्पना का एक स्रोत होती है कि संस्कृति के माध्यम से भी हम परिकल्पना का निर्माण कर सकते हैं, संस्कृतियों का नॉलेज प्राप्त करके। इसके पश्चात है व्यक्तिगत अनुभव। व्यक्तिगत अनुभव भी परिकल्पना का आधार होता है, लेकिन इसमें एक समस्या ये आती है कि जो नया अनुसंधान करता है उसके लिए इसमें कठिनाई होती है, क्योंकि नए अनुसंधानकर्ता को व्यक्तिगत अनुभव नहीं होता। इसलिए किसी भी क्षेत्र में जिसका जितना अधिक अनुभव होगा उसे समस्या को ढूंढने और परिकल्पना बनाने में उतनी आसानी या उतनी सरलता होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी व्यक्ति है जो किसी भी क्षेत्र में जितना अनुभवी होगा तो उतनी ही आसानी उसे परिकल्पना बनाने में होगी, और अगर वो अनुभवी नहीं होगा तो परिकल्पना बनाने में उसको कठिनाई होगी। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत अनुभव जितना अधिक होगा परिकल्पना बनाने में उतनी ही आसानी होगी। इस प्रकार से व्यक्तिगत अनुभव भी परिकल्पना के निर्माण का स्रोत होता है। नेक्स्ट है रचनात्मक चिंतन। यह परिकल्पना के निर्माण का एक बड़ा आधार है। मुनरो ने इस पर विशेष बल दिया है। मुनरो ने इसके 4 पद बताए हैं: तैयारी, विकास, प्रेरणा और परीक्षण। अर्थात किसी विचार के आने पर उसका विकास किया, यानी कोई भी विचार आया दिमाग में, किसी भी समस्या से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई विचार आया, उसका विकास किया और उस पर कार्य करने की फिर प्रेरणा मिली। तो तैयारी हुई, तैयारी के बाद फिर विकास किया और विकास के बाद में कार्य करने की प्रेरणा मिली और फिर परिकल्पना का निर्माण और परीक्षण किया। तो इस प्रकार से मुनरो ने रचनात्मक चिंतन पर बल दिया है। नेक्स्ट है अनुभवी व्यक्तियों से परिचर्चा। अब देखिए, जो भी सामाजिक अनुसंधान होते हैं और अनुसंधान से पूर्व जब हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं, परिकल्पना बनाते हैं, तो उसके लिए ये भी आवश्यक है कि अनुभवी व्यक्तियों से परिचर्चा होनी चाहिए। जो भी अनुसंधान करता है वो पूर्व में अगर अनुभवी व्यक्तियों से उस समस्या से संबंधित परिचर्चा कर लेता है, बातचीत कर लेता है और विभिन्न प्रकार के अपने समस्याओं का, शंकाओं का समाधान ढूंढ लेता है, तो उसे परिकल्पना बनाने में आसानी हो जाती है। तो इस प्रकार से अनुभवी एवं विशेषज्ञ जो व्यक्ति होते हैं उनसे बातचीत करके, परिचर्चा करके और मार्गदर्शन प्राप्त करके उपयुक्त परिकल्पना का निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट है पूर्व में हुए अनुसंधान। जो भी हमारा संबंधित क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में हम रिसर्च करना चाहते हैं, तो उस संबंधित क्षेत्र के पूर्व के अनुसंधानों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किस प्रकार की परिकल्पना पर कार्य किया गया है। अर्थात जो भी हम अनुसंधान करना चाह रहे हैं और उस अनुसंधान का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर पूर्व में जो जो अनुसंधान हुए हैं, उन अनुसंधानों के अवलोकन से हमें ये पता लग जाता है कि पूर्व में किस प्रकार की परिकल्पना की गई है और उन पर कार्य किया गया है। तो उसी आधार पर हम नई जो समस्या है, उस नई समस्या पर भी हम नई परिकल्पना का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि जब हम उसी समस्या से संबंधित जो पहले के अनुसंधान जो हुए हैं उन पर हम अवलोकन कर लेते हैं, उनका नॉलेज हम ले लेते हैं, तो फिर हमें हमारी नई परिकल्पना को बनाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई का अनुभव नहीं होता। तो इस प्रकार से पूर्व में हुए अनुसंधान भी परिकल्पना निर्माण के एक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने अध्ययन किया परिकल्पना निर्माण के स्रोत। थैंक यू।